मैं पुनः एक बार संक्षिप्त में आपको याद दिला रहा हूं कि महाजनपद काल की समाप्ति के बाद मौर्य वंश ने जब अपनी सत्ता धारण की और मौर्य वंश का जब पतन हुआ, उसके बाद अंतिम सम्राट के तौर पर मौर्य वंश में बृहद्रथ नाम का सम्राट 185 ईसा पूर्व में उसी के मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। शुंग वंश के तदुपरांत कण्व वंश सत्ता में आया और कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश की भारतीय भूभाग पर एक प्रमुख तौर पर उसने शासन किया। इसके बाद कुछ विदेशी जातियों का प्रभाव हमारे भूभाग की राजनीति में हुआ। देश पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। कुषाणों ने और शकों ने देश की राजनीति में अपना हस्तक्षेप बढ़ा लिया। अधिकांश तौर पर अपना प्रभाव क्षेत्रों ने स्थापित कर दिया। 230 ईस्वी के लगभग इन कुषाणों की सत्ता भारत से समाप्त हो गई और 250 ईस्वी के आते आते शकों की जो प्रभाव क्षेत्र थे वो भी लगभग शून्य प्राय हो गए और इसी समय भारतीय राजनीति के नवमंडल पर एक नया वंश साकार रूप लेने लगा जिसका नाम था गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। विधिवत तौर पर श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। श्रीगुप्त तत्कालीन राजा का एक सामंत था और इनको महाराज की उपाधि प्राप्त थी उस समय इन सामंतों को। 275 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक श्रीगुप्त ने शासन किया। श्रीगुप्त के बाद इसका पुत्र सिंहासन पर बैठा जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच को भी महाराज की उपाधि ही प्राप्त थी। 280 ईस्वी से लेकर के 320 ईस्वी तक घटोत्कच ने शासन किया। विद्यार्थियों, मौर्य साम्राज्य के बाद पहली बार यह गुप्त वंश था जिसने संपूर्ण उत्तर भारत में संघीय शासन व्यवस्था को साकार रूप प्रदान करने का काम शुरू किया। यानी कि देश में राजनीतिक एकता मौर्य साम्राज्य के बाद अगर देखने को मिली तो वो इन गुप्त वंश के शासनकाल में देखने को मिली। घटोत्कच के बाद गद्दी पर बैठा इसका पुत्र जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक सिंहासन पर विराजमान रहा। चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का पहला आधिकारिक राजा था। पहला आधिकारिक राजा था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों के दोनों ने सामंत की भूमिका में ही राज्य की शुरुआत की थी और महाराज की उपाधि थी इनके पास। इसलिए इस वंश का पहला अगर स्वतंत्र रूप से कोई शासक हुआ तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए इसने अन्य राज्यों के साथ वैवाहिक संबंधों को प्रमुखता से लिया और विशेष रूप से मैं बताऊंगा आपको कि लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ इसने विवाह करके शकों के
शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था समुद्रगुप्त। 335 ईस्वी से लेकर के और 380 ईस्वी तक, 335 ईस्वी से लेकर के 380 ईस्वी तक 45 वर्षों के लगभग इसने शासन किया। समुद्रगुप्त का काल गुप्त वंश के राजाओं में और भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण काल की दृष्टि से देखा जाता है। समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और नेपोलियन इसलिए कहा जाता है कि इतिहासकार हुए मिस्टर स्मिथ ने उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में 12 सैन्य अभियानों का विजयी अभियान की शुरुआत की थी और 12 के 12 युद्ध इसने जीते थे, यानी कि उसके अनुसार इसने अपने जीवन काल में कोई युद्ध नहीं हारा था, और इसीलिए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त, जिसकी नीति दिग्विजय और एकीकरण थी, नीति दिग्विजय और एकीकरण की थी, और साम्राज्यवाद में पूरा विश्वास रखता था। समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था, जिसका नाम था हरिसेन। एक दरबारी कवि हुआ समुद्रगुप्त का, जिसका नाम था हरिसेन। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी। इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, या इलाहाबाद प्रशस्ति भी आप उसे कह सकते हैं। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति, कोई सा भी शब्द आप ले सकते हैं। तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में या इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया है। यह प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति वही प्रशस्ति है जिस पर मौर्य सम्राट अशोक का संबोधन भी लिखा हुआ है, और उसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उन्होंने उल्लेख किया है। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार भी समुद्रगुप्त ने कोई युद्ध नहीं हारा, यानी कि संपूर्ण विजयों का उल्लेख इस प्रशस्ति में हरिसेन ने किया है। विदेशी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक विशाल नौसेना समुद्रगुप्त के पास थी, जो इस बात का प्रमाण है कि वैदेशिक संबंधों का निर्वाह भी समुद्रगुप्त ने बखूबी किया था। दूसरी बात कि भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम भी गुप्त वंश में हुआ था, और इसका प्रमाण समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया अश्वमेध यज्ञ है। यानी वैदिक संस्कृति को वापस अगर भारत में स्थापित करने का काम हुआ तो वो गुप्त वंश में हुआ। समुद्रगुप्त न केवल एक वीर योद्धा था, बल्कि वह संगीत और काव्य कवियों के रूप में भी उसको जाना जाता है। महाकवि था वह स्वयं में, संगीत कला में भी उसकी निपुणता थी, समस्त ललित कलाओं को वह पसंद करता था। उसने अश्वमेध यज्ञ किया, इसका प्रमाण उसके सिक्के हैं उस काल के, जिन पर समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम लिखा है, और वह समस्त ललित कलाओं में निपुणता, विशेष रूप से संगीत के क्षेत्र में, इसका प्रमाण भी उस काल से प्राप्त वे सिक्के हैं जिन पर समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दर्शाया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि संगीत में भी समुद्रगुप्त की एक खासी दिलचस्पी थी। यह भगवान विष्णु का उपासक था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था। समुद्रगुप्त के बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा।
शासन रहा। अपने दादा चंद्रगुप्त प्रथम की भांति इसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों के आधार पर किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और इसके शासनकाल में उसने आश्रय प्राप्त किया था। फाहियान ने अपनी चीनी पुस्तकों में, अपनी चीनी लेखों में गुप्त वंश की सभ्यता को, संस्कृति को, उनके साम्राज्य को, उस काल के समाज को, उपलब्धियों की भली भांति उसने अपने चर्चा की है। उसने उज्जैनी को भी दूसरी राजधानी बनाया था, इस बात का जिक्र भी फाहियान ने किया है। दूसरी बात, शकों के आक्रमण को विफल किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और शकों के आक्रमण को विफल करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसलिए इसका नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इस वंश का जो प्रतापी राजा हुआ वो हुआ कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। 314 ईस्वी से लेकर के 355 ईस्वी तक कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने शासन किया। सौराष्ट्र से लेकर के बंगाल तक कुमारगुप्त ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात कुमारगुप्त के बारे में जानी जाती है तो शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान कुमारगुप्त का है, यह देश और विदेश की आने वाली पीढ़ियां कुमारगुप्त के इस योगदान को भुलाए नहीं भूल सकती, क्योंकि कुमारगुप्त ने हमारे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा और इसका शासनकाल 355 ईस्वी से लेकर के 367 ईस्वी तक रहा। स्कंदगुप्त हालांकि कुमारगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, लेकिन अपने सूझबूझ और बुद्धिमानी से फिर भी वह इस वंश का उत्तराधिकारी बना था। जूनागढ़ अभिलेख में यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ अभिलेख में यह स्पष्ट किया गया है, यह स्पष्ट होता है, यह उससे विदित होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों के द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील, मौर्यों के द्वारा बनाई गई, मौर्यों ने निर्मित किया था सुदर्शन झील को, लेकिन इस सुदर्शन झील का पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त ने कराया था। इसके बाद जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का भी उल्लेख है कि स्कंदगुप्त जब गद्दी पर बैठा था तो भारत पर हूणों का, एक विदेशी जाति थी हूण, जिनको मलेच्छ भी कहा जाता था, इन हूणों का आक्रमण होने लगा था और भारत में इन हूणों के आक्रमण को विफल करने का काम स्कंदगुप्त ने किया था। हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था, उन्हें भारत में घुसने से रोक दिया था। 367 ईस्वी में जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई तदोपरांत इस वंश का कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो राजनीतिक तौर पर देश की राजनीतिक शक्ति को एकीकरण प्रदान कर सके। हालांकि यह बात एक अलग है कि इसके बाद भी अगले 100 वर्षों तक गुप्त वंश शासन में रहा और अंतिम तौर के रूप में अंतिम शासक इस वंश का हुआ वह विष्णुगुप्त हुआ। अब बात करते हैं कि इस वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या है।
सांस्कृतिक उपलब्धियां इस वंश की क्या रही? तो भारतीय इतिहास में गुप्त वंश का समय एक गोल्डन एज था, एक स्वर्णिम समय था, और भारतीय इतिहास में यह वंश अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैदिक संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का काम इस वंश के शासकों ने किया, और जैसा मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों ने ही अश्वमेध यज्ञ किए थे, जो इस बात का प्रमाण है कि वैदिक संस्कृति की नूतन स्थापना इस वंश के शासकों ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भी भारत यात्रा पर आया था, जो एक चीनी यात्री था, और उसने भी इस वंश की उपलब्धियों का जिक्र अपने ग्रंथों में किया है। उसके द्वारा लिखे गए लेखों से यह बात प्रमाणित होती है कि गुप्त वंश की सीमाएं सुरक्षित थी, न केवल स्थलीय सीमाएं बल्कि जलीय सीमाएं भी पूर्ण रूप से सुरक्षित थी, क्योंकि गुप्त वंश के शासकों के द्वारा एक विशाल नौसेना का भी संचालित किया जाता था। बाह्य तौर पर सुरक्षित था और आंतरिक तौर पर सुरक्षित था, इस बात का जिक्र भी फाहियान ने किया है कि अपराध बहुत कम होते थे, प्रजा चहुमुख रूप से सुखी थी। महाभारत, रामायण और मनुस्मृति, महाभारत और रामायण और मनुस्मृति को जो एक नवीन रूप प्राप्त हुआ, वर्तमान रूप में जो प्रसिद्ध है, वो गुप्त वंश के शासकों की ही देन है। इस वंश के राजाओं की जो राजकाज की भाषा थी, वो प्रमुख रूप से संस्कृत थी। संस्कृत थी और प्राकृत भाषा में भी काम होता था। यह प्राकृत भाषा जैन धर्म की है। संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण थी, उसी में राजकाज के सारे कार्य होते थे, और इस बात का प्रमाण उस वंश के इस काल में पैदा हुए वे कला के सितारे, जिन्होंने भारतीय कला को एक नवीन स्थान प्रदान किया, जिसमें मैं आपको बताऊं भारत के महाकवि कालिदास, जो इसी वंश के शासकों के सानिध्य में रहे, जिन्होंने रघुवंशम जैसे प्रख्यात नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम महाकाव्यम, कुमार संभवम ऋतु संहारम जैसे संस्कृत के नाटकों की रचना की थी। इसके अलावा शूद्रक, कालिदास, शूद्रक, जिन्होंने अपने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की रचना की थी। इसके अलावा विशाखदत्त, जिन्होंने मुद्रा राक्षस नाम का नाटक लिखा था। शूद्रक ने मृच्छकटिकम, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस जैसे नाटक लिखे थे। इसके अलावा विख्यात खोजकार अमर सिंह भी इसी वंश के शासकों के सानिध्य में रहे। न केवल कला के तौर पर, काव्यों के तौर पर यह काल अविस्मरणीय रहा, बल्कि विज्ञान और खगोल विज्ञान में भी इस वंश का एक खासा योगदान रहा। प्रमुख गणतज्ञ आर्यभट्ट, बरामहित, ब्रह्मगुप्त जैसे सितारे इस वंश के शासकों की प्रमुख रूप से देन रहे। आर्यभट्ट आप नाम से परिचित हो सकते हैं कि वर्तमान आजाद हिंदुस्तान में जब हमने हमारे अंतरिक्ष मिशनों की शुरुआत की थी, तो उसमें हमारा जो पहला सैटेलाइट छोड़ा गया था, पहला उपग्रह जब छोड़ा गया था, तो उसका नाम ही आर्यभट्ट रखा गया था। बरामहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे गणतज्ञ और खगोल विज्ञानी भी रहे। दशमलव पद्धति की शुरुआत इसी गुप्त वंश के शासकों के सानिध्य में हुई, यहीं से यह यूरोप में पहुंची थी।
धातु विज्ञान के रूप में, कला संस्कृति के रूप में इस शासकों का अपना एक खासा योगदान रहा है। अजंता और एलोरा की गुफाओं में भी कुछ गुफाएं ऐसी हैं जो इस वंश के शासकों के दौर में बनवाई गई हैं।